नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है उपचुनाव की जंग, टिकट पर मंथन। जी हां, इस महीने बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस ने टिकट पर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में नामों का पैनल भी दिल्ली भेज दिया गया है, तो कांग्रेस नेता भी 2 दिन तक इन सीटों पर कांग्रेसियों से रायशुमारी करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो ये चुनाव बेहद ही रोचक होने वाला है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस जिताऊ के साथ टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश रही है? विजयपुर में रामनिवास के सामने कांग्रेस किसे उतारेगी? सवाल तो यह भी, बुधनी में बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। उपचुनाव की जंग, उम्मीदवारों को लेकर मंथन। भले ही अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बुधनी और विजयपुर सीट पर किसे चेहरा बनाया जाए, इस पर मंथन का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को भोपाल में बीजेपी ऑफिस में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में जहां विजयपुर सीट के लिए मंत्री रामनिवास रावत के नाम पर सहमति बनी, तो बुधनी सीट पर कई संभावित नामों पर चर्चा हुई। हालांकि बुधनी सीट से बीजेपी प्रत्याशी किसे बनाएगी, इसका अंतिम फैसला दिल्ली हाईकमान से होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की पसंद को यहां तवज्जो मिल सकती है। वहीं बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि नामों को लेकर जो सुझाव आए हैं, उसी के आधार पर पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। आगामी समय में उपचुनाव है, उन उपचुनावों के बारे में जो चर्चा करने की आवश्यकता थी, उन पर पूरी चुनाव समिति ने आज चर्चा की है और चुनाव समिति के माध्यम से जो आवश्यक सुझाव आए हैं, उन सुझावों के आधार पर पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व को हम आज उसको भेज देंगे। इसलिए हमारी चुनाव समिति के सभी सम्मानित सदस्यों ने मिलकर के इस पर चर्चा की। इधर बीजेपी ने प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया, तो कांग्रेस भी बुधनी और विजयपुर में जिताऊ और विजयपुर के 2 दिन के दौरे पर रहे। समिति के सदस्य प्रत्याशी चयन के लिए ब्लॉकों में कांग्रेस जनों से रायशुमारी करेंगे। जाहिर है कि कांग्रेस को इस वक्त जिताऊ से ज्यादा टिकाऊ उम्मीदवार की जरूरत है। तो बहुत पहले से तय था कि रामनिवास रावत ही वहां से विजयपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये सौदेबाजी की राजनीति थी। कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बुधनी और श्योपुर में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हम विजयी होंगे वहाँ, और हमारा जो जिला इकाई है, जो हमारी वहाँ की ब्लॉक इकाई है, जो हमारे मंडलम सेक्टर के कार्यकर्ता हैं, उनसे रायशुमारी करके जो नाम सामने आएंगे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से चर्चा करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी उस नाम पर विचार करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस नेता पाला बदल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि उसके लिए उम्मीदवार का चयन एक चुनौती है। लेकिन विजयपुर सीट से बीजेपी का प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर दुविधा ना तो पार्टी के भीतर है, ना ही लोगों के बीच। क्योंकि जिस दिन रामनिवास रावत को मंत्री बनाया गया था, उसी दिन उनके नाम पर मोहर लग गई थी और अब बस औपचारिकता पूरी करना बाकी है। ऐसा ही हाल बीना सीट पर है, जहां से निर्मला सप्रे का टिकट लगभग फाइनल है। बस उनके इस्तीफा देने का इंतजार है। खैर, ये उपचुनाव किसी आम चुनाव से कम नजर नहीं आ रहे। जाहिर है कि उपचुनाव के नतीजे दोनों दल को आगे की रणनीति बनाने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव, कांग्रेस प्रवक्ता हर्ष जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। हर्ष जी, मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हर्ष जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि बीजेपी में तो लगभग बहुत कुछ तय है। एक सीट पर तो उनका नाम फाइनल है ही, जो आपको भी पता है। दूसरी पर वो मंथन कर रहे हैं और तय कर लेंगे। कांग्रेस के सामने ज़्यादा चुनौती है। एक तो आपको उम्मीदवार तलाश करना, दूसरा वो टिकाऊ हो, इस पर भी फोकस होगा आपका। कहीं ऐसा अक्षय बम की तरह ना हो जाए आपके साथ, तो ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ रही है। जी, मेहनत तो लोकतंत्र का दायित्व निभाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपकी बात सही है, और अब हमारी पार्टी मेहनत कर भी रही है। जिस तरीके से जीतू पटवारी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने, जब से सारे कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश है।
खुद अध्यक्ष बनने के बाद 4 बार बुधनी विधानसभा का दौरा कर चुके हैं और 4 बार दौरा करते हुए वहाँ पे विभिन्न टिफिन पार्टियां ऑर्गेनाइज करवाई गई। खुद अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर एक ही लेवल पे भोजन करा, जिससे कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा। दूसरी बात, हर जगह वहाँ पे हमने बूथ लेवल की कमिटीज डेवलप करी है। वो कमिटीज के आधार पे ही हम सब मिलके हमेशा, इस बार ऐसा नहीं हो रहा कि इसे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हमारे जो पूर्व विधायक है शरण पटेल जी, उनको आपकी जवाबदारी दी हुई, या अरुण यादव जी, सचिन वर्मा जी, सब मिलकर वहाँ पे रायशुमारी करके बुधनी में जल्दी एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी डिक्लेयर करेंगे। और लेकिन आप कह रहे हैं हर्ष जी कि जीतू पटवारी जी के अध्यक्ष बनने के बाद कार्यकर्ताओं में जोश आया है, मनोबल बढ़ा है, सक्रियता बढ़ी है, लेकिन परिणाम तो कहीं अच्छे दिख नहीं रहे ना। नहीं, देखिए, जब वो अध्यक्ष बने उसके 4 महीने बाद ही लोकसभा का चुनाव, और लोकसभा का चुनाव हमेशा देखा जाए तो स्थानीय मुद्दों से ऊपर उठ के देश के मुद्दों पे। तो अगर देखें तो इसमें लोकसभा के चुनाव के परिणाम से हम उनके अध्यक्ष के कार्यकाल को माप नहीं सकते। अभी जो उपचुनाव होंगे उसमें निश्चित ही हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये दिखेगा कि क्या चेंजेस है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो उपचुनाव में दिखेगा मिलन जी कि क्या बदलाव लाने वाले हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, जोश भी है कार्यकर्ताओं में। तो आपके लिए ज़्यादा संकट है जिस तरह से टिफिन पार्टियां कर रहे हैं, मिलन जी। हाँ जी ब्रजेश जी, देखिए जिस प्रकार हर्षित जी की कुछ तकनीकी वजह से आवाज तो नहीं आई, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देखिए थोड़ी वजह से कांग्रेसियों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। इस सत्य है, इसको जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा है। देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, चूंकि हमारा सदस्यता महाअभियान का पर्व चल रहा है, उस पर्व के माध्यम से हम अपना परिवार का विस्तार भी कर रहे हैं। अपने विचारों को नीचे तक ले जाने का जो विस्तार का काम है वो बड़े पैमाने पर कर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, ये किसी छुपा नहीं। अब बात है उपचुनाव। देखिए उपचुनाव की तारीखें आएंगी, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्याशी चयन के लिए जो एक औपचारिक व्यवस्था हमारे यहाँ होती है, जिसमें चुनाव समिति मध्य प्रदेश की बैठक, मतलब औपचारिकता है, वो नाम तय हो चुके हैं, आप कह रहे हैं औपचारिकता की जा रही है। औपचारिकता मतलब एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में एक संतुलित नहीं, औपचारिकता तो ये होती है कि भैया नाम तय हो गया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर लीजिए, इसके बाद जिसको देना है उसको तो देंगे ही हम। नहीं, टिकट भी पैनल भी तैयार होता है, सुझाव भी लिए जाते हैं। इस सुझाव पैनल बना के हमारे केंद्रीय जो नेतृत्व है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है टिकट किसको मिलना है। चूंकि हमारे अगर पैनल तैयार होकर हम सेंट्रल को भेजेंगे, जिसके बाद नाम का ऐलान भी होगा और हम चुनाव फतेह कर रहे हैं। हम 163 का आशीर्वाद जनता से ले चुके हैं। अभी 2 सीटों का जो विषय है ये जनता जनार्दन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है क्योंकि तो नाम तो पैनल में से ही होगा ना, कोई और आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल पैनल में से भी होगा। सुझाव लेकर हमने जो नाम भेजे उसको जल्दी ऐलान। लेकिन संकेत तो अच्छे नहीं मिल रहे ना आपकी पार्टी में भी, सांसदों विधायकों में झगड़े हो रहे हैं। रीवा में जनार्दन मिश्रा और तिवारी जी के बीच झगड़ा हुआ, बीरेंद्र खटीक का और जो कांग्रेस से आए नेता उनके बीच झगड़ा हुआ, और आज एक और खबर आ गई छिंदवाड़ा से। ऐसी खबरें विजयपुर से भी आई थी। तो ये संकेत ठीक नहीं है उपचुनाव के बीच में इस तरह का घमासान मचा हो। तो देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र के वैचारिक पृष्ठभूमि को मानने वाला राजनीतिक दल हमारा। अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन एक मत के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है। लेकिन और ये बात की प्रक्रिया है, कोई किसी से लेकिन कुछ बोल रहा मिलन जी, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कांग्रेस जैसा कहिए ना, जिसको बोलना जो बोले, आपको बुला के फटकार क्यों लगाना पड़ रही है? फिर भाई आपके यहाँ तो अनुशासन की बात की जाती है ना, ये व्यवस्था तो कांग्रेस में है कि जिसको जो बोलना है बोल सकता है। सरकार नहीं लगाई जा रही, प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित होकर काम करता है। ये सब सुर्खियां बटोरने वाली खबरें होती हैं, इससे पीछे कोई ऐसी गंभीर वाली बात नहीं। हमारे नहीं होता तो आपका नेतृत्व क्यों बुलाता भोपाल, यदि गंभीर नहीं होता तो? बना मिलन जी, यदि उसमें गंभीरता नहीं होती तो क्यों बुलाता आपका प्रदेश नेतृत्व उनको, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं और फिर इस्तीफा भी लिखकर भेज रहे हैं? पुष्टि है इसकी, इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते।
ये बातचीत करने का दौर निरंतर चलने वाला है, एक सिस्टम है, हमेशा चलता है। हमारे वरिष्ठ विधायक आए, उनसे बातचीत भी हुई है, उनसे संवाद भी हुआ, उनके क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी हुई है। तो ये समय समय पर आपस में बैठते हैं, तैयार भी करते हैं कि आगे चलकर रणनीतिक रूप से क्या संगठन का विस्तार करना है, सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कैसे करना है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया उसका एक हिस्सा है। इस हिस्से को लेकर आज हमारा नेतृत्व बैठा है, तो निश्चित रूप से बेहतर करने की। चलिए, हम तो उम्मीद ही करते हैं कि बेहतर करें आप। लेकिन प्रभु जी, रायशुमारी कर रही है कांग्रेस दोनों ही जगह पे, और बीजेपी में रामनिवास रावत का नाम तो विजयपुर से लगभग तय है। बुधनी से कौन होगा, ये बहुत कुछ कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान तय करेंगे या केंद्रीय आलाकमान निर्णय लेगा। एक 3 सदस्यीय पैनल भी बनकर दिल्ली भेजा जा चुका है, लेकिन उसमें कार्तिकेय चौहान का नाम नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो पैनल गया उसी में से उम्मीदवार बनेगा, या कुछ बदलाव हो सकते हैं, या यहाँ भी कुछ कांग्रेस की तरह घमासान चल रहा है? नहीं ब्रजेश जी, मुझे नहीं लगता बीजेपी में कोई घमासान की स्थिति होगी बुधनी को लेकर। जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह चौहान की सहमति से ही बुधनी का कैंडिडेट आएगा। रही बात पैनल की, तो चूंकि पार्टी की एक प्रक्रिया है जो मिलन जी बता ही रहे हैं, चुनाव समिति की बैठक हुई थी आज, और उसमें जो है उनने जो 5-7 नाम उसमें तय कर लिए हैं। जो मेरी जानकारी है उसमें कार्तिक सिंह चौहान का भी नाम पैनल में शामिल किया गया है, जो शिवराज सिंह जी के चिरंजीवी बुधनी में लंबे समय से सक्रिय हैं। पहला नाम शिवराज जी के जो करीबी हैं गुरु प्रसाद शर्मा का है। दूसरा नाम शिवराज जी के करीबी जो रमाकांत भार्गव पूर्व सांसद हैं उनका है। तीसरा नाम कार्तिकेय सिंह चौहान का है। चौथा नाम शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे जिनने उनके लिए सीट छोड़ी थी, राजेंद्र सिंह राजपूत का है। पांचवा नाम शिवराज जी के करीबी जो वो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं शायद आसाराम यादव, उनका है। तो एक तरीके से तो जो भी है सब शिवराज जी के करीबी है ना। जितने भी नाम है वहाँ पर पैनल में वो कहीं ना कहीं शिवराज जी से ही जुड़े हुए लोग हैं। वहाँ कोई शिवराज विरोधी बुधनी में है नहीं बीजेपी खेमे के अंदर। तो निश्चित तौर पर जो भी आएगा वो शिवराज जी का ही कैंडिडेट आएगा। अब पार्टी को जो प्रदेश चुनाव समिति ने नाम तय कर लिया है, लिस्ट अपना पैनल भेज दिया है दिल्ली। कल से शायद वहाँ बैठकों का दौर शुरू है, 2 दिन तक दिल्ली में बैठकें होनी है अलग अलग विषयों पर, जिसमें चुनाव कैंडिडेट को लेकर भी बातचीत होनी है। तो संभवतः ये मान के चलें कि कल 1-2 दिन के अंदर जो है बीजेपी बुधनी का कैंडिडेट भी तय कर लेगी। विजयपुर से उनका एक सिंगल नाम गया है रामनिवास रावत का, तो बिल्कुल तय स्थिति है वहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में कोई ऐसी स्थिति है कि उनको जो है रायशुमारी करने की वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जिसको भी टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा और पार्टी उसके लिए पूरा मिलजुल कर काम करेगी। बीजेपी का जो काम करने का तरीका है वो है। कांग्रेस में ज़रूर रायशुमारी की स्थिति बन रही है, लेकिन वो ये सोचने वाली बात है ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले से विजयपुर और बुधनी के लिए अपनी जो एक टीम बना दी थी। बिल्कुल, बहुत पहले से टीम बना दी थी। बड़े नेताओं की टीम, बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी थी, वो लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। उसके बाद आप ये सोचिए कि 3-4 महीने बाद अब जो है रायशुमारी करने की यदि जरूरत पड़ रही है उन क्षेत्रों में, तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव में पड़ला किसका भारी होने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है। चुनाव का नतीजा जो भी हो, लेकिन अभी जो दिख रहा है कि आप एक पार्टी है जो अपना कैंडिडेट का पैनल बनाकर दे चुकी है, और दूसरी पार्टी वो है जब चुनाव करीब आ गए हैं, 1-2 दिन के अंदर चुनाव डिक्लेयर होने वाले हैं, संभवतः कल या परसों में डिक्लेयर हो सकते हैं, वो जो है अभी रायशुमारी करने की दिशा में जा रही है। तो आपका उम्मीदवार कब उतरेगा, कब उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, कब लड़ेंगे आप संघर्ष, और वो भी सत्ताधारी दल से जहां कई मंत्री, मुख्यमंत्री, उनका पूरा जो बीजेपी का संगठन एक तरीके से चुनाव मैदान में आ रहा है। तो फिर ये वहां पर कांग्रेस को अपनी चुनाव की रणनीति के बारे में सोचने का, विचार करने का शायद अवसर ये है कि उनको ये तय करना चाहिए, जब वो विपक्ष में है एक आदमी चुन लेते आप, क्योंकि आपका कैंडिडेट तो पहले जो विधायक था आपका वो भाग गया, उसकी जगह एक विकल्प चुन लेते, उसको तैयार करते, उसकी ब्रांडिंग करते। आप 3-4 महीने बहुत समय होता है आपके लिए, तो शायद वो स्थितियां बहुत अच्छी होती। अमरवाड़ा में यही हुआ था, कैंडिडेट अच्छा दिया बाद में कमलनाथ जी के कहने पे, लेकिन वो उतना पार्टी को समय नहीं मिला, तो देखिए 4-4.5 हज़ार वोट से वो हार गए। तो ये जरूर स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हर्ष जी, अभी तक आप रायशुमारी में ही उलझे हुए हैं, जबकि आपके पास पर्याप्त मौका था जब रामनिवास रावत ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद आप चाहते तो वहाँ पे उम्मीदवार तय कर सकते थे, लेकिन आप उलझनों में ही लगे। बुधनी में आपने जो प्रभारी बनाए थे उनको बदल दिया, फिर दूसरे प्रभारी आपने विजयपुर में भेज दिए। तो ये घमासान चल रहा है, इसकी वजह से आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जैसा अमरवाड़ा में हुआ था, कहीं वैसा ना हो जाए। नहीं, देखिए क्या है, अगर अपन पहले श्योपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में 2023 में जो परिणाम आए थे, 2 की 2 सीट कांग्रेस से जीती। रामनिवास रावत ही जीते थे, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था, और श्योपुर में भी जीता था, विजयपुर में भी जीता था। तो वो जनता ने कांग्रेस को चुना था, और वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो कांग्रेस में वहाँ हमेशा परिणाम अच्छे आते रहे।
तो इस बार भी जनता सब समझ रही है कि चुने हुए कैंडिडेट ने कुछ हो सकता है कि कुछ कारण रहे होंगे, दल बदल हो गया, कुछ उनके निजी फायदे होंगे, उसके चक्कर में वो हमें वो तो पीछे बात हो गई ना, अब तो आगे की बात कर रहे हैं हम कि अब तक आप उम्मीदवार तय कर सकते थे, एक व्यक्ति को मौका मिल सकता था, वो लगातार सक्रिय रहता, प्रचार करता। नहीं, जैसे कि मैंने बताया, इस बार हमने रणनीति अलग कर ली है। हम हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का उम्मीदवार है और इस बार हम बहुत बूथ लेवल पे पंचायत स्तर पे चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों विधानसभा। मतलब उम्मीदवार आखिरी में ये रणनीति का हिस्सा है। डर गए इंदौर के बाद अक्षय बम के कारण। हर्ष जी, क्या अक्षय बम जैसा एपिसोड हुआ है उससे डर गए कि अब आखिरी में ही उम्मीदवार का चयन करेंगे, घोषित करेंगे, एक तरह से पहले से कर देंगे, उड़ ना जाए? कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नहीं लड़ता है। अगर लड़ता होता तो जो स्थिति में आज देश और प्रदेश है उसके खिलाफ लड़ता नहीं। आज भी हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब हम विचारधारा के लिए खड़े हैं और हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, पंचायत स्तर पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक लोकल लेवल का कार्यकर्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वही आज इस बार हमारा उम्मीदवार है। रही बात मिलन जी की बात पे मैं वापस आऊंगा। मिलन जी ने कहा था कि भाजपा ने सदस्यता अभियान कराया। इनका सदस्यता अभियान इतना बड़ा फर्जी अभियान है कि मैं ना किया आज तक कभी मैं बीजेपी के कार्य बीजेपी में कहीं मैंने डेटा नहीं दिया। उसके बावजूद ये मेरे फोन पे SMS आए कि बधाई हो, आप भाजपा के सदस्य बन गए। आप ये लिंक पे क्लिक करें, उसके बाद आपका ID कार्ड आपको मिलेगा। तो ये तो एक सबसे बड़ा स्कैम भाजपा चला रही है। उनकी फेक मेंबरशिप जगह जगह बढ़ती है। ये डेटा खरीद लेते हैं बाजार से और उस डेटा पे SMS कर देते हैं। जितने लोग थोड़े बेचारे नासमझी में क्लिक कर लेते हैं, उसको अपना सदस्यता मान लेते हैं। तो लेकिन हर्ष जी, चलिए उनका स्कैम होगा जो भी हो, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ रहा है? इसके बाद भी तो नुकसान आपका ही हो रहा है। आप कह रहे हैं उनके फर्जी सदस्य हैं, फिर भी वो लगातार सीटें जीतते जा रहे हैं, आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वोट शेयर में आपसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप इसी में खुश हो लेते हैं कि स्कैम चला रहे हैं, फर्जी सदस्य कर रहे हैं और वो आपको पछाड़ते चले जाते हैं। भाजपा में अभी इस कदर अंतरकलह बढ़ गया है। आपने जैसे स्वयं कहा, उनके ये तो अंतरकलह की आपने 2023 से भी पहले बात की थी ना हर्ष जी। आप लगातार कहते थे कि बीजेपी में एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, एक BD शर्मा की भाजपा, इतनी सारी भाजपा है जिसका फायदा आपको 2023 में मिलेगा, लेकिन मिला नहीं और बुरे हाल हो गए। ऐसा ही कोई आप सपना अभी देख तो नहीं रहे? ऐसा 2023 का चुनाव तो सब जानते हैं कि किस कारणवश आखिरी समय पे जो पूरा मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में था, किस कारणवश मोमेंटम निकल गया। दो जो घटनाएं हुई, लाडली बहना और उसके चक्कर में हमारा चुनाव निकल गया, नहीं तो पूरा कांग्रेस फेवरिंग मोमेंटम था। दूसरी बात, रही बात आज अभी जहाँ पे हमें इंदौर में बैठा हूँ, इंदौर में इस समय मुख्यमंत्री जी शहर में ही है और वो लाडली बहना तो अभी भी चल रही है। और दूसरी कौन सी वजह थी? एक तो आपने बता दी लाडली बहना में जो उनने वादा किया था वो कहाँ अभी तक पूरा करा। 3000 बोला था, 1250 पे आए। 3000 कब देंगे? तो आपको लग रहा है कि लाडली बहना इस आधार पर आपको वोट दे देंगी 2 उपचुनाव? लाडली बहना तो ठगा गई ना। लाडली बहना को तो झूठ बोल के उनके वोट ले लिए गए। 3000 का उनके सपने दिखाए और 1250 ही दिए। मिलन जी, दीजिए जवाब। ठगी गई लाडली बहना और जवाब देंगी 2 उपचुनाव में। और आपका स्कैम भी उन्होंने बताया है किस तरह से चल रहा है सदस्यता अभियान में, इसका फायदा देखिए। जिस ट्रैक रिकॉर्ड स्कैम्स राजनीतिक दल का स्कीम के भरोसे आज इतना बड़ा विराट स्वरूप हो गया, तो ये बताता है कि कार्य में और विजन में कितना अंतर है। कोई भी राजनीतिक दल बनता है तो उसके पीछे उसके विचार होते हैं। आज उसका अभाव कांग्रेस के पास, नेतृत्व होता है जिसका अभाव सीधा सीधा दिख रहा है कि तथाकथित गांधी परिवार में बंधी हुई बंधुआ कांग्रेस पार्टी है, जिसमें सोनिया जी 20-22 वर्ष अध्यक्ष रहती है। जब वो उनका मन भर जाता है ना भाई, राहुल गांधी थोड़ी पुत्र हटता है तो बहन आ जाती है और बहन के आने से पटवारी है। इस प्रकार से उनके बेटे तक की बातचीत चलने लगती। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल नहीं है। यहाँ चुनाव चिन्ह भी हमारा सुरक्षित है, कमल का फूल है और विचार भी स्पष्ट है। जिस हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को लेकर और जिस भारत के विकास को, विजन को लेकर हमारा नेतृत्व चला है, उसमें वर्षों बरस की तपस्या है और एक राजनीतिक विरासत को लेकर जो हमारे महापुरुष छोड़ के विरासत को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है और प्रतिबद्धता के साथ कर रहा है। हमारे यहाँ स्कैम्स का कोई रोल नहीं है। आप स्कैम से भरे हुए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी 420 केस पे जमानत पर चल रहे हैं।
एक ऐसा अध्यक्ष जीतू पटवारी जो अपनी पार्टी के प्रति क्या भावना रखता हो, पार्टी चाहे तेल लेने और अपनी कार्यकारिणी 9 महीने तक घोषित नहीं कर पा रहा हो, वो उपचुनाव में क्या भूमिका निभाएंगे? ना विचार है, ना नेतृत्व है, ना कार्यकर्ता है, बूढ़े वजह से बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता नहीं, पूरी ताकत किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे? फिर भी पहले ही हुए चुनाव हार चुके हैं और घुटनों बटवी कांग्रेस करोड़ों की योजनाएं वहां लागू कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, इस टेमों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इसके बावजूद भी तो आप करोड़ों की योजना लेकर जा रहे हैं दोनों क्षेत्रों में, ये तो काम है हमारा। करोड़ों की क्या, हम तो चाहते हैं कि अरबों की योजना लेकर जाए। हम तो मध्य प्रदेश को संवारने निकले हैं। हमारा नेतृत्व चाहता है कि मध्य प्रदेश सबसे विकसित राज्य हो, देश का सबसे अव्वल राज्य बने, जहां जनता के पास सुख सुविधाओं के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए एक अच्छा हम लोग तैयारियों में तो आपने बता ही दिया कि कांग्रेस पिछड़ गई है। क्या आपको लगता है कांग्रेस जो हर्ष जी कह रहे हैं किसी चमत्कार की उम्मीद में है? क्या कोई चमत्कार होते हुए नजर आ रहा है क्या आपको, या दिख रहा है ऐसी संभावना है कि कांग्रेस एक आध सीट वहां से हासिल कर लेगी? देखिए ब्रजेश जी, जहाँ तक रणनीति की बात है, चुनाव का जुझारूपन के साथ लड़ने की बात है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल तो कोई मुकाबला नहीं दिखता है। लाडली बहना का तो हर्ष जी ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि पिछले चुनाव में असर था, तो असर अभी भी उसका होगा ही होगा। क्योंकि अभी झारखंड में जो कि दूसरे दल की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो 1000 रुपये दे रहे थे और आज ही शायद उनके कैबिनेट में ये निर्णय लिया है कि अब 2500 रुपये देंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि लाडली बहना जैसी योजना कितना कमाल कर रही है, जिसको कि दूसरी पार्टियां भी अपना रही है। अरविंद केजरीवाल भी उस योजना पर जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र और बुधनी में जब शिवराज जी हो तो ज़्यादा काम करती है। तो ये तो बीजेपी का जो चुनाव मैनेजमेंट तरीका है लड़ने का, वो अपनी जगह है। तो ये कांग्रेस के लिए जहाँ भी संभावना है जो दिखती है थोड़ी बहुत इस उपचुनाव में 2 सीटों पे, तो विजयपुर में दिखती है, जहाँ पर कि लोगों की नाराजगी यदि रामनिवास रावत के प्रति है, क्योंकि रामनिवास रावत जो है 4-5 बार के विधायक हैं, 2 बार चुनाव भी हार चुके हैं। कुछ नाराजगी का भाव यदि वहाँ है, वो दल बदल भी कर गए जीतने के बाद, तो ऐसे में क्योंकि वो बड़े पद पे थे, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, तो बड़े नेता थे उस क्षेत्र के, यदि वो दल बदल कर गए, उनको लेकर यदि लोगों में नाराजगी, और बीजेपी के जो दावेदार थे वहाँ से, हालांकि जिनको संतुष्ट कर लिया गया ऐसा दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं, यदि वो दावेदार भीतरघात करते हैं, उनके समर्थक नाराजगी प्रकट करते हैं अपने वोट के तौर पर, तो वहाँ पर कांग्रेस के लिए संभावनाएं बन सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन नाराजगियों को क्या कांग्रेस भुना पाएगी, ये देखना होगा। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभावनाएं तो हैं कांग्रेस के लिए विजयपुर में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं, तो कांग्रेस में भी जिस तरह से छोड़कर रामनिवास रावत आए हैं, तो निश्चित तौर पर यदि जनता नाराज है तो क्या कांग्रेस उसको भुनाती हुई नजर आ रही है? क्या उस उग्रता को या उस नाराजगी को और भड़काने का काम कर रही है? निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कमियां दिख रही हैं। जो संभावना है विजयपुर में है, तो कांग्रेस से उम्मीद की जा सकती है कि वो उम्मीदवार भी जल्द तय कर लें और मैदान में जोर से उतरें, तो शायद मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।